Hello student, good morning everyone. Good morning everyone. Good morning Vidhi, Shivani, Anshika, Dipanshu. Good morning everyone. Rani, Khushi, Yasha, Gunjan, Shravan, Tanya, very good morning. Very good morning. So welcome back again. After Deepavali, we are meeting again. Good morning Manik, खुशी. बायो की क्लास, बेटा बायो क्लास अभी होगी, और जब होगी तो काफी होंगी, फिजिक्स की कम हो जाएगी उस टाइम पे. फिजिक्स की क्लास विल बी डिक्रीज्ड नेक्स्ट वीक मोस्ट प्रोबेबली, एंड बायो विल बी मोर, क्योंकि नेक्स्ट वीक 2-3 दिन जो है आई थिंक बायो की क्लास ही होगी आपकी, बायो और केमिस्ट्री मोस्ट प्रोबेबली. फरीन गुड मॉर्निंग, हिमांशु वेरी गुड मॉर्निंग. वेरी गुड मॉर्निंग खुशी. सब लोग आ गए हैं? सब लोग नहीं आए लग रहा है, सब अभी दिवाली के उसमें हैं, सब लोग आए नहीं अभी. निहारिका गुड मॉर्निंग. यस, हाँ पहले कल के टेस्ट के डाउट ही डिस्कस करने हैं हमें. कल के टेस्ट के डाउट ही पहले डिस्कस करेंगे. तो आप तब तक जो है, जब तक सब बच्चे आते हैं, आप लोग अपना डाउट बता दो. कौन कौन से क्वेश्चन में आपका डाउट था, कौन कौन से क्वेश्चन में डाउट था वो बता दो, मैं यहाँ पे लिख देता हूं. एंड फिर जो है हम लोग आगे मूव करेंगे, ठीक है. तो डाउट बता दो कौन कौन से क्वेश्चन में था. You had only 2 subjects, physics and chemistry, no? After clearing the doubt, we have to finish this thing. First, we have to finish the error. Error के क्वेश्चंस करने हैं अभी, और वर्नियर कैलिपर वगैरह नहीं पढ़ा था हमने, वो पढ़ना है पहले. उसके बाद हम काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे. उसके बाद काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे. तो आई थिंक एक क्लास लगेगी अभी उसमें, पुराने चैप्टर में भी एक क्लास लगेगी. उसके बाद हम फिर काइनेमेटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं, और उसके बाद फिर आपकी थ्योरी कम और क्वेश्चंस ज्यादा होते जाएंगे. 285 आउट ऑफ 360. गुड गुड. 5, 10, 17, 24, 25, 28. 25, 28 is a common doubt. 40. ओके 28 आ चुका है. ओके गुड. गुंजन 255. ओके 23, 2. हरीश 2, 23, 25. 25 तो आ चुका है ऑलरेडी. 2, 23. सारे मत पूछ लेना फिर दोबारा से, सारे मत पूछ लेना. 39, 44. अच्छा, जो इजी होंगे उनका हिंट दे देंगे फिर, है ना. इजी होंगे उन्हें सॉल्व नहीं करेंगे ज्यादा, उनका हिंट देके आगे बढ़ जाएंगे. विधि ने पूछा है 25 आ गया ऑलरेडी, 39 आ गया है, 44 भी आ चुका है ना. आपके क्वेश्चन तो ऑलरेडी आ चुके हैं. और कोई है तो फटाफट लिख दो, फिर हम इसे सॉल्व करें. सारे क्वेश्चन आ रहे हैं आज भी. हाँ ये तो करते हैं बच्चे गड़बड़, सारे क्वेश्चन दे देते हैं, पूरा टेस्ट यहाँ पे हो जाता फिर. अब कोई 9 भी पूछ रहा है. 12. अब देखो, ये इजी होंगे ना उनके मैं हिंट दे दूंगा बस केवल, ठीक है. जो इजी होंगे उनके हिंट दे देंगे बस.
17 हो चुका है ऑलरेडी, 23 हो चुका है, 25 आ चुका है, 30, 37 लिख लेता हूं चलो। 1 क्या बचा फिर? 30, 37, 39, 44, 39 आ गया, 44 आ गया, 9, 12 आ चुका है, 9 आ चुका है ऑलरेडी, 23 आ चुका है, 40 आ चुका है, 1 लिख चुका हूं। कितने क्वेश्चन पूछ लिया आप लोगों ने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 क्वेश्चन पूछ चुके हैं अब तक मेरे ख्याल से, आउट ऑफ 45। 16 क्वेश्चन पूछ चुके हैं आउट ऑफ 45। 39, हाँ तान्या अंशिका 39, 44 आ चुका है ऑलरेडी आ चुका है, ऑलरेडी आ चुका है। पहला क्वेश्चन क्या था? पी एन क्यू, एंगल बिटवीन पी एन क्यू इज थीटा। पी एन क्यू के बीच का एंगल थीटा है। एंड पी प्लस क्यू मेक एंगल थीटा बाय 2 विद पी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। जो पी प्लस क्यू है यानी जो रिजल्टेंट है इन दोनों का, ये मैं कर चुका हूं शायद क्लास में। एंगल इज, ये हम कर चुके हैं क्लास में ऑलरेडी, थीटा बाय 2 विद पी, विद पी। तो क्या निकालना है? पी और क्यू में रिलेशन, पी इक्वल टू 2 क्यू, टू पी इक्वल टू क्यू। ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ऑलरेडी कर चुके हैं, डायरेक्ट भी हो जाएगा ये तो, और फॉर्मूले से भी करा था हमने। किसने पूछा था ये? क्लास में हुआ नहीं है फर्स्ट क्वेश्चन? थ्री तो ऑलरेडी पूछ चुके हैं आप लोग। 16, 20 हो चुका है। 16 नहीं पूछा। 16 कौन पूछ रहा है? 16 शिवानी पूछ रही हैं। टाइम नहीं बचा केमिस्ट्री के लिए, थोड़ा सा रह गया था। ओके, हाँ टाइम थोड़ा कम था, लेकिन उतने टाइम में ही मैनेज करना सीखना है, क्योंकि टेस्ट वाज इजी। टेस्ट वाज इजी तो टाइम कम भी था, तो मैनेज कर सकते थे, है ना, मैनेज कर सकते थे। 20, 16, 20 दो क्वेश्चन और पूछ लिए। 20, 16, 26 तो हो गया ऑलरेडी, 26 भी पूछ लिया, सारे तो हो गया फिर, हो गया है ना। तो ऑलरेडी एंगल बराबर है, तो एंगल बराबर में तो फॉर्मूला लगा लो जो हमने पढ़ा था 10 वाला, है ना, 10 अल्फा वाला जो फॉर्मूला पढ़ा था वो लगा लो या तो, ठीक है। क्यू साइन थीटा बाय पी प्लस क्यू कॉस थीटा वाला जो होता है, ऐसे वाला फॉर्मूला होता है ना एक, ऐसे होता है। तो ये थीटा, यहां पे अल्फा की जगह पे थीटा बाय 2 आ जाएगा, उससे सॉल्व कर लो, ऐसे हमने किया था, है ना। अल्फा की जगह पे थीटा बाय 2 आ जाएगा, क्लास में किया था, देख लेना एक बार, उससे सॉल्व हो जाएगा। या फिर जो है ये P प्लस क्यू जो रिजल्टेंट है वो इक्वल एंगल बना रहा है P के साथ। P अगर मान लो आपका ऐसे है और Q ऐसे है, और ये इक्वल एंगल अगर बना रहा है बीचों बीच अगर है, इसका मतलब होता है सीधा सीधा थीटा बाय 2 यहां से बना रहा है और टोटल एंगल थीटा है ना, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? थीटा बाय 2। तो इक्वल एंगल अगर कोई रिजल्टेंट बना रहा है P प्लस क्यू, इसका मतलब तब होता है, इक्वल एंगल तब बनता है जब दोनों आपके वेक्टर आपस में मैग्नीट्यूड बराबर हो। अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर होगा तो रिजल्टेंट बिल्कुल बीचों बीच आएगा, यानी P इक्वल टू क्यू होना चाहिए, यानी कि P इक्वल टू क्यू होना चाहिए था, ठीक है। तो हो जाएगा, ठीक है। P इक्वल टू क्यू होना चाहिए, तो मेरे ख्याल से कोई आंसर मैच नहीं करेगा, नन ऑफ दीज आएगा, आई थिंक नन ऑफ द अबव, डी इज द आंसर, ठीक है। तो हम क्लास में कर चुके हैं, मैं आगे मूव कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव कर रहा हूं मैं। 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपने पूछा है, 2 है हमारा, एंगल बिटवीन P एंड द रिजल्टेंट ऑफ P प्लस क्यू। ये भी क्लास में हो चुका है, अगेन ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका रिजल्टेंट पूछ रहा है, इसका रिजल्टेंट क्या होगा? इसका रिजल्टेंट यानी इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, ऐड करके रिजल्टेंट कितना आएगा? Q से Q कट जाएगा, माइनस Q प्लस Q, 2P आएगा। इसका रिजल्टेंट कितना आ गया? 2P आ गया। क्वेश्चन क्या बन गया अब? उसने पूछा था एंगल बिटवीन P एंड रिजल्टेंट, P एंड रिजल्टेंट के बीच का एंगल, और रिजल्टेंट कितना है आपका? 2P। तो क्वेश्चन बन गया P और 2P के बीच का एंगल कितना होगा? तो P और 2P के बीच का एंगल कितना होगा? 0 होगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन, ए आंसर, सिंपल है, क्लास में कर चुके हैं सब, क्लास में कर चुके हैं।
42 पूछ रहा है कोई, चलो देख लेते हैं अभी। तो 2 तो क्लियर है आई थिंक, तो क्लास में कर चुके हैं हम लोग, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आई थिंक डीपीपी में था आपके, डीपीपी में भी दिया था मेरे ख्याल से ये। तो इसलिए मैं कहता हूं डीपीपी वगैरह थोड़ा ध्यान से करा करो, नहीं तो टेस्ट में गड़बड़ करोगे फिर आप लोग। 2 हम कर चुके हैं, अब 5 आप लोगों ने क्या पूछा, 42 मैं लिख देता हूं, ये तो भूल जाऊंगा। 5 यहीं पे कर लेते हैं। 5 क्या है हमारा, 5 है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ये भी हो चुका है क्लास में। मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन विच वेक्टर कैन बी स्प्लिट इन स्पेस। स्पेस में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कितने हो सकते हैं, बताया था आपको। स्पेस में कितने हो सकते हैं बताओ। स्पेस में क्या होगा, ब्रेक करोगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में। अंशिका इज सेइंग द क्वेश्चन यू आर डिस्कसिंग आर नॉट इन माय क्वेश्चन पेपर। ऐसा है क्या, क्वेश्चन डिफरेंट है, ये क्वेश्चन डिफरेंट आ रहे हैं क्या। वेट मैं चेक कर लेता हूं, क्वेश्चन पेपर तो आपका ही है। क्वेश्चन पेपर, वेट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड, क्वेश्चन पेपर गड़बड़ है। अच्छा अच्छा, ये आई थिंक क्वेश्चन पेपर मैंने पहला खोल लिया था। आई थिंक ये क्वेश्चन पेपर पहला खुल गया था, दूसरा वाला देखना ना मैं, तो दूसरा वाला एक बार मैं खोल लेता हूं, फिर हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। आई थिंक ये पहला पेपर खुल गया था मेरे सामने, दूसरा खोल लेते हैं। कहां गया पेपर, पेपर खुल जाओ जल्दी, पेपर कहां गया इसका, पेपर पेपर पेपर। ओके, आई थिंक दिस वाज द पेपर। तो हमने कोई और पेपर खोल लिया था, दोबारा मैं एक बार सॉल्व कर रहा हूं, सॉरी फॉर दैट। दोबारा से सॉल्व कर लेते हैं, दोबारा से सॉल्व कर लेते हैं, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन दोबारा से कर लेते हैं। आई थिंक दिस वाज द पेपर, लेंथ कैन नॉट बी मेजर्ड बाय, ये था ना पेपर आपका। पहला क्वेश्चन जो था वो था लेंथ कैन नॉट बी मेजर्ड बाय फर्मी, डाइबे, माइक्रोन, लाइट ईयर। इज दिस द राइट पेपर, यही पेपर है। अब ठीक है पेपर ये। तो लेंथ को मेजर किसमें नहीं कर सकते, फर्मी में। ये भी इजी है यार, ये भी क्लास में कर चुके हैं। माइक्रोन और लाइट ईयर आपको पता था सब कुछ। लाइट ईयर भी डिस्टेंस की यूनिट है, ये भी डिस्टेंस, बड़े डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं। माइक्रोन छोटे डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं, फर्मी छोटे डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं। और ये जो यूज होता है डाइबे, ये है किसकी यूनिट, डाइपोल मूवमेंट की यूनिट है। आई थिंक डाइपोल मूवमेंट की यूनिट है ना, तो आंसर इसका डाइबे हो जाएगा। डीबे बोलो या डाइबे बोलो, डाइपोल मूवमेंट की यूनिट है, डाइपोल मूवमेंट की। तो ये यूज नहीं कर सकते लेंथ नापने के लिए। तो दिस वाज द आंसर, सिंपल आंसर, सिंपल था ये तो। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं अब, दूसरा देख लेते हैं फटाफट से, फटाफट से दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या है आपका, 3 वेक्टर। अच्छा, पी क्यू आर, 2 ऑफ द 3 वेक्टर आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द थर्ड वेक्टर इज √3 टाइम्स ऑफ द आइदर वेक्टर। देखो क्या देता है, पी प्लस क्यू प्लस आर जो है 0 है, 3 वेक्टर का सम जो है 0 है, और 2 वेक्टर क्या है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। कोई भी 2 वेक्टर मान लो वो इक्वल है, मान लो पी और क्यू मान लेते हैं, इसमें कोई लिखा नहीं है ऐसा कौन से इक्वल है, तो मान लेते हैं इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। ठीक है, और थर्ड वेक्टर जो है वो √2 टाइम्स है आइदर ऑफ द वेक्टर्स। मान लो आर जो है वो √2 टाइम्स है किसी के भी, पी के मान लो या क्यू के मान लो, क्योंकि पी और क्यू तो बराबर है, ऐसे कंडीशन दे रखी है।
तो बोला है कि एंगल बिटवीन द वेक्टर क्या होगा, बिटवीन द वेक्टर जो है एंगल क्या होगा। ठीक है, तो P प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 0 है, दो वेक्टर बराबर हैं और एक वेक्टर √2 टाइम्स है, तो एंगल क्या होगा। तो इसमें मेरे को तो वैसे दिख रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है ना, क्योंकि दो वेक्टर बराबर हैं और तीसरा वेक्टर √2 टाइम्स है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो रिजल्टेंट आता है, मान लो ऐसे दो वेक्टर होते हैं आपके P और Q, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आएगा, और P और Q बराबर हैं, तो ये हो जाएगा 2P स्क्वायर या 2Q स्क्वायर लिख लो, एक ही बात है। तो आ जाएगा √2P आ जाएगा, रिजल्टेंट जो है √2P आ जाएगा इन दोनों का। यानी कि अगर मैं ऐसे करूं कि ये ऐसे बना लेता हूं डायग्राम, P और Q ऐसे बना लेता हूं, मान लो ये P है और ये फिर Q है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट बनेगा वो ये बनेगा, और ये परपेंडिकुलर है मान लो, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट बनेगा वो √2P बनेगा। और इसने भी क्या दे रखा है, जो R है वो भी क्या है, √2P है या √2Q है। तो यानी जो R है एक्चुअली, R वेक्टर इसके साथ क्या बना रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, और R क्या है, हाइपोटेनियस है। इतना इतना क्लियर है सबको, इतना सबने सोच लिया था, इज इट क्लियर, इतना क्लियर है सबको कि ये जो बनेगा एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, क्योंकि ये आपका P प्लस क्यू प्लस आर है, रिजल्टेंट 0 है, तो तीनों का सम जो होना चाहिए वो 0। तो ट्रायंगल लॉ जब लगाएंगे तो पहले मैं P पे गया, फिर Q पे गया, फिर R पे गया, तो रिजल्टेंट 0 आना चाहिए, वो 0 हो जाएगा अगर कंप्लीट आपका ट्रायंगल बन गया। और ये ट्रायंगल जो बन रहा है उसमें दो साइड बराबर है आपस में, और एक जो है परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ऐसा कुछ बनेगा, इतना आई थिंक सबने सोच लिया होगा, इतना सबने सोच लिया होगा। इसके आगे फिर जो है कहानी देखनी पड़ेगी कि अब आगे क्या करें, है ना, आगे क्या करें। तो विधि और शिवानी, हर्षिता, फरीन, तानिया, गुंजन, शिवानी कह रहे हैं हाँ इतना हमने सोच लिया था। बाकी बच्चों ने सोच लिया था, कोई डाउट है इसमें भी? आपको ये दोनों बराबर दिए थे और रिजल्टेंट जो है तीसरा वेक्टर जो है वो दोनों कर सकते, ये भी कर दो, ये भी ये करवा, हाँ कर दो, ये मेरे को जरूरत नहीं है। I think we are live now. So student, we are live now. I think you can hear me now. Problem sort out हो गई है? Can you hear me? ओके, फरीन यस लिख रही हैं, बाकी लोग भी वापस आ जाओ, फटाफट से आ जाओ। बीच में जो है नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, दो नेट है यहाँ पे, एंड फिर हमने दूसरे नेट से कनेक्ट किया है इसे। अब सही है? ओके, मीनू, प्राची, रैनी, सदाफ, हिमांशु, सब लोग आ गए, फटाफट से आ गए सब लोग। ओके गुड, सब लोग गायब भी एक साथ हो गए थे फटाफट से और आ भी एक साथ गए हैं, इट्स गुड। सब लोग आ गए ना, वॉइस इज क्लियर? ओके, थैंक यू प्रियम गांधी, थैंक यू। अगर वॉइस क्लियर है तो इट्स गुड। सुब्रो, विश्वास, श्रवण कुमार, श्रवण कुमार हंस रहे हैं। एकदम से सब लोग गायब हो गए, एकदम से 2-3 दिखने लगे मुझे चैट में, और अब फिर दोबारा से मेरे को 34 लोग दिख रहे हैं इस समय, है ना। तो लगभग लोग वापस आ गए हैं। और इस बीच में आपसे पूछ रहा था चैट में कि कितने लोगों ने आंसर जो है 45 और 90 लगाया है। कितने लोगों ने 45 और 90 लगाया है? तो सबसे बड़ी गलती ये कर सकते थे बच्चे कि 45 और 90 आंसर लगाया होगा, है ना। तो कुछ बच्चों ने लिखा था कि हाँ मैंने लगाया था, 3-4 बच्चों ने लिखा भी। तो फिर दोबारा मैं बता रहा हूं, आपको प्रॉब्लम आपकी वही है, टेल से टेल पहले मिलानी थी हमें। जैसे आपको मान लो आर और पी के बीच का एंगल चाहिए, तो इसके लिए टेल से टेल मिलाना पड़ेगा। तो यहां पे पी का टेल है लेकिन आर का हेड है, तो आर को मुझे फिर आगे मूव करना पड़ेगा ऐसे। नाउ आई कैन फाइंड द एंगल बिटवीन पी एंड आर। तो ये जो एंगल आपका आएगा वो एंगल कितना आ जाएगा? अंदर वाला 45 है तो ये 180 माइनस 45 हो जाएगा, विच इज 135। 135 इज द आंसर। तो ऐसे ही जो है एंगल दूसरा वाला भी 135 आ जाएगा। तो जो एंगल आपके आएंगे, एक एंगल तो 90 आएगा, ये वाला तो 90 आएगा ऑब्वियसली, आप टेल मिलाओगे तब भी 90 आएगा। ये वाला 135 और ये वाला
135। तो जो आंसर आपका होगा, हाँ निहारिका कह रही है मैंने किया था। मैंने देखो जब मैंने पढ़ाया था ना, ये मैंने उस टाइम भी बोला था क्या गलती करोगे, जब आपको ध्यान होगा मैंने पढ़ाया था, मैंने आपको बोला था क्या गलती करोगे, है ना, और आपने वही गलती करी सेम। तो देखो टीचर जो होता है हर साल पढ़ाते पढ़ाते उसे पता चल जाता है कि बच्चे क्या गलती करेंगे। तो जो भी चीजें बोल रहा हूं ना क्लास में ध्यान से सुनो, क्योंकि वो लास्ट ईयर में कभी ना कभी हुआ होगा ऐसा कुछ, इसलिए मैं बोल रहा हूं। मैं जो हर बात बोलता हूं कोई ना कोई उसके पीछे कोई ना कोई हिस्ट्री होती है। तो देखो आपने गलती कर दी ना, अब पेपर में ध्यान रखना कि पेपर में मत करना गलतियां, पेपर में ये गलती मत करना, ठीक है, एटलीस्ट ये वाली मत करना। तो ये आइडिया हम लोगों को हो जाता है आप क्या गलती करोगे। तो सी वाज द आंसर, और बच्चों ने कईयों ने ए लगाया होगा। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2 एंड आंसर वाज सी, ठीक है। वीडियो क्लियर नहीं है, मैंने थर्ड साइड अपोजिट डायरेक्शन में होती है ना। हाँ देखो ये एक्चुअल ट्राइंगल लॉ नहीं है। अच्छा जो ये पूछ रहे हैं क्या नाम बोलते हैं गुंजन, इसका भी अगर मैं आंसर दे देता हूं। जिन्होंने पूछा है इन्होंने कहा कि इसमें हमने तीनों साइडें एक डायरेक्शन में ली हैं, मैंने पी ऐसे ली है, फिर क्यू और फिर आर, ऑर्डर इज सेम। ट्राइंगल लॉ क्या बोलता है, टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। ट्राइंगल लॉ कहता है टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, यहां पे हमने सेम ऑर्डर में ले लिया। तो ये करेंगे आपने तो ट्राइंगल लॉ कैसे लगा दिया, ट्राइंगल लॉ में अपोजिट ऑर्डर होता है, ऑर्डर अपोजिट होना चाहिए। लेकिन देखो यहां पे ट्राइंगल लॉ नहीं लगाया हमने, है ना। उसने ये नहीं बोला, अगर वो ये बोलता मान लो कि P प्लस क्यू इक्वल टू आर है, अगर वो ये बोलता कि P प्लस क्यू इक्वल टू आर है, तो मैं ऐसे बनाता कि ये P है और ये Q है और इक्वल टू ये R है। मैं ऐसे लिखता फिर, ठीक है, मैं ऐसे लिखता, मैं ये ट्राइंगल लॉ था, ये ट्राइंगल लॉ था एग्जैक्ट, अगर मैं लिखता कि P प्लस क्यू इक्वल टू आर। लेकिन उसने क्या बोला, उसने क्या बोला एक्चुअली, देखो क्वेश्चन में उसने क्वेश्चन में बोला है P प्लस क्यू प्लस आर इज 0, है ना, इक्वल टू नहीं बोला। यानी P और Q का रिजल्टेंट R नहीं है, P प्लस क्यू प्लस आर 0 है। तो मैंने क्या किया फिर इसको P प्लस क्यू और फिर प्लस R ऐसे कर लिया, P Q और R ऐसे कर लिया। तो ये एक्चुअली ट्राइंगल लॉ नहीं लगा रहा मैं, लेकिन ट्राइंगल लॉ की तरह लगा रहा हूं। इट्स नॉट एग्जैक्टली ट्राइंगल लॉ बट इट्स सिमिलर टू द ट्राइंगल लॉ, इट्स सिमिलर टू द ट्राइंगल लॉ। गुंजन क्लियर है, गुंजन क्लियर है, शिवानी गुंजन ओके क्लियर, गुड गुड। क्वेश्चन नंबर 2 इज क्लियर। अगला क्वेश्चन कौन सा था, ये तो हमने गलत कर दिए थे ना। अगला क्वेश्चन नंबर है 5, पांचवा कर लेते हैं। पांचवा क्या था भाई, देखो टेस्ट डिस्कशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप टेस्ट डिस्कशन नहीं करोगे ना तो आपके टॉपिक कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। डूइंग असाइनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड डूइंग टेस्ट एंड टेस्ट डिस्कशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। केवल पढ़ाई जरूरी नहीं है, केवल पढ़ के अगर नंबर आते हैं ना, तो यूट्यूब पे बहुत लेक्चर पड़े हुए हैं, यूट्यूब पे बहुत लेक्चर पड़े हुए हैं, उसको पढ़ के भी बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं नीट को, है ना। यूट्यूब पे सारा पढ़ा हुआ है, हम भी डाल देंगे कुछ टाइम बाद सारे लेक्चर, लेकिन उससे क्वालिफाई नहीं होता। क्वालिफाई इन सब चीजों से होगा जो आप अब कर रहे हो, ठीक है। तो इनको बड़ा सीरियसली करना सब लोग। क्वेश्चन नंबर मैं 5 पे मूव कर रहा हूं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव कर रहा हूं। P and Q are two vector in a plane making an angle 45 degree with each other और R vector perpendicular to the plane. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने ये है कि P और Q जो हैं, P और Q जो हैं, ये दो वेक्टर हैं एक प्लेन पे, और इनके बीच का जो एंगल है वो कितना दे रखा है, ये एंगल है 45 डिग्री। ये जो एंगल है ये है 45 डिग्री। और एक वेक्टर और है जो कि R वेक्टर है परपेंडिकुलर टू देयर प्लेन। तो परपेंडिकुलर टू देयर प्लेन यानी कि या तो ऊपर होगा या नीचे होगा। तो R वेक्टर या तो ये होगा या फिर नीचे होगा, सेम आंसर आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या तो यहां बना लो या फिर यहां बना लो, है ना। तो मैं ऊपर मान लेता हूं, अभी ऊपर है सपोज, ठीक है। अब कह रहा है इसमें से कौन सी रिलेशन पॉसिबल है, कौन सा रिलेशन हो सकता है। पहला रिलेशन P प्लस क्यू इक्वल टू आर, ये हो सकता है या नहीं हो सकता, और नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता बताओ, क्यों नहीं हो सकता। ये जिन्होंने आंसर लगा दिया था P प्लस क्यू आर क्यों नहीं हो सकता। हो सकता है आपने तुक्के में लगा दिया हो, लेकिन एग्जैक्ट रीजन क्या है।
वाई पी प्लस क्यू आर नहीं हो सकता। आर वेक्टर जो है परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, तो पी प्लस क्यू आर हो सकता है? नहीं हो सकता। तो क्यों नहीं हो सकता? प्लेन में नहीं है। ओके, हाँ, ओके ओके, निखिल, दीपांशु, हरीश लगभग लगभग ठीक बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। हमने देखा था कि P प्लस क्यू का जो रिजल्टेंट आता है पैरेललोग्राम लॉ से, वो कहां आता है? उसके प्लेन भी तो आता है। जब आप P और Q का रिजल्टेंट निकालते हो ऐसे, तो कहां आता है रिजल्टेंट? इस प्लेन में आता है ना, परपेंडिकुलर तो नहीं आता इसमें, परपेंडिकुलर तो नहीं आता, इस प्लेन में आता है ना। तो ये जो है, अब R यहां पे क्या है, लेकिन यहां पे R जो है परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, तो परपेंडिकुलर कैसे आ जाएगा? आ ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। इसका कोई भी कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है ही नहीं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में P और Q का, तो इनका सम जो आएगा कभी भी ऐसा नहीं बन सकता। दिस कैन नॉट बी द आंसर, दिस कैन नॉट बी द आंसर। यस शिवानी, फरीन, शिवानी सब करेक्ट बोल रहे हैं, ये नहीं हो सकता। ऐसे ही आप बोल रहे हैं कि P और R का सम Q हो जाए, P और R का सम Q हो जाए, ये क्यों नहीं हो सकता भाई? P और R का सम Q क्यों नहीं हो सकता? बताओ, इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये बी ऑप्शन था आपका। इसमें क्या प्रॉब्लम है? P प्लस आर इक्वल टू क्यू, P प्लस जो रिजल्ट ये ऊपर वाला वेक्टर है, इनका सम Q, सेम प्लेन सेम रीजन, यस एब्सोल्युटली सेम रीजन सेम प्लेन। P और R जो है उनका एक प्लेन होगा अपना, है ना, जब P वेक्टर इस तरफ है और R वेक्टर इस तरफ है, तो इनका एक प्लेन है, ये इस प्लेन में है, ये इनका जो भी रिजल्टेंट आएगा वो इसी प्लेन में आएगा, ठीक है। लेकिन Q वेक्टर किधर है? वो प्लेन के अंदर है, यूं Q वेक्टर जो है, मान लो ये प्लेन है आपका, P वेक्टर और Q वेक्टर, मान लो P वेक्टर है और ये Q वेक्टर है, इनका एक प्लेन है ये, तो इनका जो भी रिजल्टेंट आएगा इस प्लेन में कहीं आएगा, तो इधर आएगा या इधर आएगा या इधर आएगा, इसी प्लेन में कहीं आएगा। लेकिन Q वेक्टर किधर है? वो ऐसे कुछ है, इनसाइड द प्लेन मान लो या आउटसाइड द प्लेन ऐसे मान लो, तो Q वेक्टर इस प्लेन में नहीं है ना। तो अगर प्लेन में नहीं है तो इन दोनों का जो सम होगा वो Q वेक्टर कभी भी नहीं बना सकता। तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। आई थिंक ये क्लियर है सबको? किसी को डाउट है तो अभी बता दो, किसी को डाउट है तो अभी बता दो, बाद में मत बोलना कि सर समझ में नहीं आया था, है ना। सेम रीजन है, बिल्कुल सेम रीजन है इसमें, तो इन दोनों का सम भी ये नहीं हो सकता। दो ऑप्शन बचे हैं आप पे, ये हो सकता है हॉरिजॉन्टल में मान लो, और आर जो है वर्टिकल में है सपोज। तो जब मैं P और R का देखूंगा तो मेरा एक प्लेन होगा, ये इस प्लेन में दोनों वेक्टर हैं P और R, इन दोनों को जब मैं जोड़ूंगा तो इनका जो भी सम आएगा वो इसी प्लेन में आएगा, है ना। जो भी रिजल्टेंट आएगा, डायगोनल जो बनेगा पैरेललोग्राम का, वो इसी प्लेन में बनेगा, बाहर तो नहीं बन सकता डायगोनल। जब आप दो पैरेललोग्राम बनाते हो उसका डायगोनल बाहर थोड़ी बनाते हो प्लेन के, उसी प्लेन में बनाते हो ना, तो इसी प्लेन में इसका रिजल्टेंट आएगा। अब Q वेक्टर क्या है? Q वेक्टर प्लेन में नहीं है, वो थोड़ा सा बाहर है, Q वेक्टर आपका इस प्लेन से बाहर है, तो इन दोनों का जो सम है वो कभी भी Q वेक्टर के बराबर नहीं आ सकता, क्योंकि इन दोनों का सम इस प्लेन में आएगा और Q वेक्टर इस प्लेन में है ही नहीं, तो आपका सम नहीं आएगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Q बाहर कैसे होगा? Q बाहर तो इसलिए हो गया बेटा, देखो P और Q आपने एक प्लेन में मान लिया ना, आप प्लेन में मान लो दो वेक्टर, मान लो ये XY प्लेन है और दो वेक्टर मान लो, एक P मान लो एक Q मान लो, किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है, और एक वेक्टर परपेंडिकुलर मान लो R, ठीक है। अब जब मैं R वेक्टर लूंगा और मान लो P वेक्टर लूंगा तो एक प्लेन में होंगे, तो इस प्लेन में Q होगा क्या? ये क्या होगा? इस प्लेन में होगा Q, Q बाहर होगा प्लेन से,
देखो हर दो वेक्टर का एक प्लेन बन सकता है, मैं किसी भी दो वेक्टर को कर लूं, मैं एक प्लेन बना सकता हूं। अगर मैं पी क्यू को लूं तो एक प्लेन बन जाएगा ऐसे, अगर मैं पी आर को लूंगा तो एक प्लेन बन जाएगा, है ना। पी और आर को अगर मैं लूंगा एक प्लेन बन जाएगा। सिमिलरली मैं अगर पी और क्यू को लूंगा तो एक और प्लेन बन जाएगा। तो सब अपने अपने प्लेन में है, ठीक है। पी और आर एक प्लेन में है, पी और क्यू एक प्लेन में है, क्यू और आर एक प्लेन में है, ठीक है। अब आपने क्या लिया, पी और आर को एक प्लेन में लिया। पी और आर को जब आपने एक प्लेन में लिया तो ऑब्वियसली क्यू जो होगा उस प्लेन में नहीं होगा, वो बाहर होगा, क्योंकि आप देख ही रहे हो डायग्राम से, पी और क्यू अगर एक प्लेन में है तो क्यू उससे प्लेन से बाहर है, तो इट कैन नॉट बी इन द सेम प्लेन, इट कैन नॉट बी इन द सेम प्लेन, ठीक है। आप ऐसे समझो कि ये पी है, ये क्यू है और आर वेक्टर आपका इसके परपेंडिकुलर है। तो जब मैं एक प्लेन बनाऊंगा आर वेक्टर और पी वेक्टर के बीच में, तो ये प्लेन बनेगा। तो ये वेक्टर ऑब्वियसली, ये वाला जो वेक्टर है ये इस प्लेन में तो नहीं है। इस प्लेन में तब होता अगर ये यहां होता, ये ऐसे कुछ होता, लेकिन ये तो ऐसे है, ये तो ऐसे है, सामने है उसके, तो इस प्लेन में ये वेक्टर नहीं है। तो दैट्स वाई मैंने इसको बोला कि ये वेक्टर जो है क्यू वाला, क्यू वेक्टर जो है इससे बाहर है, ठीक है। अगर मैं मान लो प्लेन ऐसे बनाता, अगर मैं बनाता आर और क्यू के बीच में प्लेन, तो फिर क्या होता है, ये पी वाला बाहर हो जाता, उस प्लेन से पी वाला बाहर हो जाता। तो जो भी आप प्लेन बनाओगे अकॉर्डिंगली बाहर हो जाएंगे बाकी वेक्टर। आई थिंक इट्स क्लियर नाउ, आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। शिवानी क्लियर है? ओके, ठीक है। सी वाला हो सकता है पी क्रॉस क्यू इक्वल टू आर, क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है, राइट हैंड थंब रूल लगाओगे, पी क्रॉस क्यू इक्वल टू आर हो सकता है ना, तो ये तो हो सकता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं था। सी वाज द आंसर। अच्छा डी क्या बोल रहा है, डी चेक कर लें। P क्रॉस आर इक्वल टू क्यू, P क्रॉस आर इक्वल टू क्यू, आई थिंक ये हो सकता है क्या? P क्रॉस आर इक्वल टू क्यू क्या हो जाए, P क्रॉस आर, P और R जो है आपस में परपेंडिकुलर वेक्टर हैं और इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्यू के बराबर हो जाए। पॉसिबल है या नहीं है? नहीं है, क्यों नहीं है? पॉसिबल है या नहीं है? डी ऑप्शन। देखो चारों चेक करो, आंसर मेरा निकल गया, सी है, लेकिन मुझे चेक करना जरूरी है ताकि मेरे कंसेप्ट क्लियर हो सारे। मुझे कंसेप्ट क्लियर करने मेनली, क्वेश्चन तो आप कितने मर्जी कर लो, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। कंसेप्ट क्लियर होंगे तभी फर्क पड़ेगा। P क्रॉस क्यू इक्वल टू आर पॉसिबल है या नहीं है? P क्रॉस क्यू इक्वल टू आर, P क्रॉस क्यू इक्वल टू आर, P क्रॉस आर सॉरी, P क्रॉस आर इक्वल टू क्यू, P क्रॉस आर इक्वल टू क्यू पॉसिबल है या नहीं है? नहीं है, क्यों नहीं है? P क्रॉस आर क्यू क्यों नहीं हो सकता भाई? P क्रॉस आर क्यू के बराबर क्यों नहीं हो सकता? नो लिख रहे हो आप लोग, क्यों पॉसिबल नहीं है? क्या रीजन है? क्या रीजन है कि P क्रॉस आर जो है क्यू ना हो? बताओ। क्योंकि क्यू भी परपेंडिकुलर नहीं है। शिवानी कह रही है क्योंकि क्यू भी परपेंडिकुलर नहीं है, क्यू भी परपेंडिकुलर नहीं है। यस 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 यस। बाकी बच्चे भी समझ नहीं पाए, बताओ क्यों नहीं है? बाकी शिवानी क्या बोल रही, शिवानी ने समझ लिया, बाकी लोग भी बताओ क्यों पॉसिबल नहीं है? भाई P क्रॉस क्यू करूंगा तो क्या होगा? P क्रॉस क्यू जो वेक्टर आएगा वो वेक्टर कहां पे होगा, उसकी डायरेक्शन किधर होगी? P क्रॉस आर, सॉरी P क्रॉस आर कर रहा हूं, आई एम सॉरी, बार बार P क्रॉस क्यू ले रहा हूं। P क्रॉस आर जो मैं करूंगा उसकी डायरेक्शन किधर होगी? इस प्लेन से परपेंडिकुलर होगी। P और R को जब मैं करूंगा क्रॉस प्रोडक्ट तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इस प्लेन से परपेंडिकुलर होगी। लेकिन Q क्या है? Q जो है वो 45 डिग्री पे है। जब मैं P, मान लो P वेक्टर आपका यहां पे था और R वेक्टर यहां पे था, इन दोनों को जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो या तो उनका जो रिजल्ट वो आएगा क्रॉस प्रोडक्ट P क्रॉस R, वो या तो इधर को आएगा या फिर परपेंडिकुलर तो प्लेन इधर को आएगा, बिल्कुल एग्जैक्टली इधर को होगा आपकी तरफ को, या एग्जैक्टली मेरी तरफ को होगा। लेकिन Q वेक्टर किधर है? इससे 45 डिग्री पे, P से 45 डिग्री पे दिया हुआ क्वेश्चन में, Q वेक्टर इधर को है। तो इन दोनों का जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा P का और R का, तो वो उस प्लेन से परपेंडिकुलर आना चाहिए था, लेकिन Q जो है वो 45 डिग्री पे है,
तो Q कैन नॉट बी द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ P क्रॉस R। ये P क्रॉस R का क्रॉस प्रोडक्ट इनके परपेंडिकुलर होना चाहिए इस प्लेन के जिसमें P और R लाई करते हैं, लेकिन Q नहीं है, तो दिस कैन नॉट बी द आंसर, दिस कैन नॉट बी द आंसर। यस 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 एब्सोल्युटली, शिवानी, दीपांशु इज करेक्ट। जब हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर आता है, हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर आता है। तो Q वेक्टर इस प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं है। अगर आप P और R से एक प्लेन बनाओगे, P वेक्टर यहां है, R वेक्टर यहां है, प्लेन बनाओगे तो ऐसे बनेगा, और इसके परपेंडिकुलर वेक्टर जो है वो Q तो नहीं हो सकता क्योंकि Q तो 45 डिग्री पे है। आई थिंक इट्स क्लियर। किसी को डाउट है दोबारा बता दूंगा मैं। क्लियर है सबको? क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर है, तो आगे मूव करें। एक बार लिख दो फटाफट से सब लोग और अलर्ट हो जाओ सब लोग। अभी सब लोग जो है दिवाली के उसमें होंगे, छुट्टियों के उसमें माहौल में। क्लियर? शिवानी, शिवानी, समीर क्लियर है, निखिल, बाकी लोगों को, याशा, फरीन, गुंजन, दीपांशु, रैनी और लोग, बाकी लोग भी सुन रहे हो नहीं सुन रहे? वो कह रहे हैं हमारा क्वेश्चन तो अभी आया नहीं, हमारा क्वेश्चन तो अभी आया नहीं, हम क्यों सुने? ऐसा नहीं है, डाउट क्लियर होंगे आपके बाकी क्वेश्चन में भी। डाउट आपका और जगह आ सकता है कहीं ना कहीं, तो ये क्लियर करना जरूरी था डाउट। बाकी लोगों क्लियर है? अंशिका क्लियर? बाकी लोग हर्षित, सुब्रो क्लियर है? लिख रहे हैं हर्षित एंड सुब्रो क्लियर। मनी वर्मा क्लियर? ओके ठीक है, ठीक है। अगर ये क्लियर है तो 9th क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। 9th हमारा क्या है? फरीन को भी क्लियर हो गया, ठीक है। 9th में मूव कर रहा हूं मैं। हाँ, 9th क्वेश्चन क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो G H। बर्नौलीज थ्योरम बहुत कॉमन है ना, प्लस रो G H इक्वल टू कांस्टेंट। बर्नौलीज थ्योरम है, पढ़ोगे आप लोग आगे। डायमेंशन ऑफ K और P की क्या होगी? K बाय P की डायमेंशन, K बाय प्रेशर की डायमेंशन, K बाय P। तो सिंपल है भाई, सिंपल है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगेगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगेगा तो क्या होगा? जो डायमेंशन इसकी होगी वो ही इसकी होगी, वो ही इसकी होगी और वो ही इसकी भी होगी। आपने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशन में कि हम केवल सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटी को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं या फिर इक्वेट कर सकते हैं या मोर देन या लेस देन लिख सकते हैं। हमने पढ़ा था ना ये। तो ये प्रॉपर्टी है, इसमें मैं कुछ नई बात थोड़ी बता रहा हूं, ये प्रॉपर्टी है। तो जो डायमेंशन K की होगी वो इसकी होगी, वो इसकी होगी, वो इसकी होगी। तो K बाय P की डायमेंशन पूछ रहा है, तो जो K की है वही P की है, तो क्या होगा? डायमेंशन लेस हो जाएंगे, डायमेंशन लेस हो जाएंगे। अगर आप चाहो तो डायमेंशन लिख लो। प्रेशर की एनर्जी होती है फोर्स पर यूनिट एरिया, उससे आपकी डायमेंशन आ जाएगी इसकी mlt-2 डिवाइड बाय एरिया, L स्क्वायर आ जाएगा अपॉन में। तो ये डायमेंशन P की होगी और ये डायमेंशन K की भी होगी, ml-1। आई थिंक यही आएगी T-2। ये K की होगी तो कट जाएंगे डायमेंशन, तो ये डायमेंशन लेस हो जाएगा। इट्स फाइनली डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस। और ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? जो डायमेंशन K बाय P की है वो किसकी है? वो थ्रस्ट की है। थ्रस्ट, प्रेशर, वेलोसिटी और एंगल, सॉरी एंगल और विस्कोसिटी, एंगल और विस्कोसिटी। थ्रस्ट, प्रेशर, एंगल और विस्कोसिटी, ये पूछ रहा था ये। तो थ्रस्ट की तो कोई डायमेंशन आएगी, प्रेशर की भी आएगी, विस्कोसिटी की भी आएगी, एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती। एंगल आपका डायमेंशन लेस होता है ना, तो ये डायमेंशन लेस होता है।
और जो आपने निकाला है अभी k बाई पी, ये भी डायमेंशन लेस आया आपका क्योंकि दोनों की डायमेंशन सेम थी, तो फाइनली इन दोनों की डायमेंशन सेम होगी। आई थिंक दिस इज क्लियर, वेरी सिंपल क्वेश्चन। आई थिंक दिस इज क्लियर, वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 9 था। तो देखो कुछ चीजें जो हमने क्लास में डिस्कस नहीं की थी वो चीज आगे मैं टेस्ट में भी डाल देता हूं कई बार, ताकि हम लोग कहीं ना कहीं डिस्कस करते जाएं। हो सकता है कि कुछ आगे मैंने और भी डाला होगा, तो मैं ये जो क्लास में पढ़ाया होगा सब कुछ नहीं आएगा टेस्ट में, कुछ अलग भी आ जाएगा उसमें, तो आप लोग भी अलग से पढ़ते रहो, अलग से पढ़ते रहो। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? 9 के बाद 10 देखें 10 क्या है? 10 क्या बोल रहे हैं? 10 वाले का रॉन्ग आंसर आ रहा था। लेट अस सी रॉन्ग आंसर आ रहा है क्या? एनर्जी, वेलोसिटी, टाइम आर टेकन फंडामेंटल क्वांटिटी। तो डायमेंशन फॉर्मूला फॉर द सरफेस टेंशन इज, सरफेस टेंशन का पूछा है, सरफेस टेंशन का क्या होगा, है ना? एस एस सिग्मा लिखते हैं, तो एस का जो डायमेंशन होगा, या टी लिखते हैं। सरफेस टेंशन को हम लिखना चाह रहे हैं एनर्जी, वेलोसिटी और टाइम के टर्म में। तो आई थिंक सबने सरफेस टेंशन की डायमेंशन क्या लिखी थी? सरफेस टेंशन की डायमेंशन क्या आएगी? मैंने यहीं पे कर दिया, यहीं पे कर दें, चलो छोड़ो, कर देते हैं यहीं पे। सरफेस टेंशन की डायमेंशन क्या होती है? फोर्स पर यूनिट एरिया, सॉरी पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ml_t-2 और डिवाइड बाय l, तो mt-2। ठीक है, ml0t-2 इक्वेट आपने किया होगा एनर्जी, वेलोसिटी और टाइम। एनर्जी की क्या होती है? एनर्जी हमारी होती है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो ml2t-2 की पावर a मानी होगी आपने, ऐसे किया होगा। वेलोसिटी की हो जाएगी lt-1 की पावर b और टाइम की पावर c। इसको फिर आपने इक्वेट किया होगा, ऐसे किया होगा मेरे ख्याल से। 1 इक्वल टू आ जाएगा a प्लस m की पावर, तो यही है बस, है ना? ये वेलोसिटी है ना, v वेलोसिटी, t टाइम है हमारा, तो यहां पे ये तो 0 आ जाएगा पूरा। तो a इक्वल टू, तो 1 आ जाएगा सीधा सीधा। अच्छा l को इक्वेट करता हूं, तो l की पावर यहां पे 0 है, सरफेस टेंशन में 0 है पावर, और इस साइड को कितनी आ रही है मेरी? 2a, तो यहां से आ रही है, और यहां पे कितनी आ रही है? l से मल्टीप्लाई हो जाएगी b की, तो प्लस b यहां पे आ गया। एक इक्वेशन ये बन गई मेरी, और a की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं, a की वैल्यू 1 है, तो b की वैल्यू आ जाएगी, ये 2 हो जाएगा, क्योंकि a की वैल्यू 1 है तो 2 हो जाएगा, तो b हो जाएगा -2, b -2 आ गया, a1 आ गया। अब c चाहिए, c के लिए मैं t को इक्वेट कर देता हूं, c के लिए मैं t को इक्वेट कर रहा हूं, तो ये आ जाएगा -2 इक्वल टू -2a और -b और प्लस c, -b प्लस c। ठीक है, आई थिंक ये बनेगा -2 इक्वल टू -2a -b प्लस c। अब a जो है 1 है, a जो है 1 है और b जो है -2 है, तो मैं इसकी वैल्यू आप पुट कर देता हूं, तो आपका आ गया -2 इक्वल टू a जो है 1 है, तो ये -2 हो जाएगा, b जो है -2 है तो +2 हो जाएगा, प्लस c, तो यहां से 2 से 2 कटा, तो c इक्वल टू -2 आ गया। आई थिंक ये आ रहा है मेरा तो ये आ रहा है, a की वैल्यू 1 आ रही है, b की -2, c की -2, यानी एनर्जी की डायमेंशन आ रही है, पावर आ रही है 1, वेलोसिटी की आ रही है -2 और टाइम की आ रही है -2। तो मेरे हिसाब से तो जो आंसर बनना चाहिए, एनर्जी की डायमेंशन, एनर्जी की है a यानी 1। कुछ गड़बड़ी करेगी? आंसर तो कोई मैच नहीं कर रहा, हमारा आंसर तो कोई मैच नहीं कर रहा। सरफेस टेंशन में सही लिखा है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो ml_t-2 डिवाइड बाय लेंथ, एनर्जी की हो गई ml2t-2, वेलोसिटी lt-1, टाइम का t, a प्लस 0 इक्वल टू 1। और जब हमने b को कंपेयर किया, b को जब कंपेयर किया तो l की पावर को कंपेयर किया, सॉरी l की पावर जो है यहाँ पे 0 है, उस साइड को l की पावर 2a है और प्लस b है, ये भी ठीक है।
2a प्लस बी है, तो a अगर 1 है तो b माइनस 2 होना चाहिए। और c की फिर जो है ये है, तो कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे तो। बाकी लोगों का आंसर आया था किसी का क्या? सरफेस टेंशन, एनर्जी, वेलोसिटी एंड टाइम आर टेकन फंडामेंटल क्वांटिटी डायमेंशन फॉर्मूला। बाकी लोगों का आंसर आया था क्या? आई थिंक दिस इज द आंसर आई एम गेटिंग। यही आया था मेरा भी। ओके, तो आई थिंक देयर वाज सम मिस्टेक इन द क्वेश्चन, माइट बी देयर इज सम मिस्टेक, देयर इज सम मिस्टेक। सरफेस टेंशन लिखा है ना, एनर्जी तो नहीं लिखा सरफेस, सरफेस टेंशन लिखा है। अगर सरफेस एनर्जी होता तो फिर भी एक बार सोचते हम कुछ और। तो अच्छा, तो हो सकता है मे माइट बी देयर मे बी सम मिस्टेक इन द क्वेश्चन, अदरवाइज आंसर तो ऐसे ही निकलेगा। हो सकता है मिस्टेक हो गई हो। ठीक है, ठीक है, आई थिंक। तो आगे मूव करते हैं, आगे मूव करते हैं। हो जाता है, मैंने आपको बोला था कभी कभी क्वेश्चन गलत भी आते रहेंगे बीच बीच में। हम लोग हालांकि ट्राई करते हैं सही हो जाए, लेकिन फिर भी आ जाते हैं कुछ ना कुछ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है 12। ब्लैंक कैसे हो गया? ठीक है, 12 करते हैं अब, है ना। क्वेश्चन नंबर 12। 12 क्या है? यही आ रहा था सबका। ठीक है, ठीक है, तो गलत होगा यार, गलत होगा। बोनस मार्क्स मिल जाएगा, मैंने यहां नहीं मिलेगा, नीट में मिल जाएगा। अच्छा, 12वां क्वेश्चन क्या है? इन द रिलेशन प्रेशर इक्वल टू अल्फा बाय बीटा। ये रिलेशन दे रखा है अल्फा बाय बीटा। अच्छा देखो, इसमें नई चीज आ गई निकल के, है ना। ई की पावर अल्फा जेड डिवाइड बाय के थीटा, ये रिलेशन दे रखा है। पी जो है प्रेशर है, पी तो प्रेशर है, जेड जो है वो डिस्टेंस है। इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है जेड जो है डिस्टेंस है, के जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। और थीटा जो है टेम्परेचर है, और थीटा जो है टेम्परेचर है। और बीटा के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, सॉरी अल्फा के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, बीटा लिखा हुआ। बीटा जो है वो उसका हमें निकालना है, डायमेंशन क्या होगी, बीटा की डायमेंशन बतानी क्या होगी, बीटा की डायमेंशन क्या होगी। तो बताओ क्या होगी बीटा की डायमेंशन, कैसे निकालेंगे, कैसे ट्राई किया था ये। अच्छा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है पता है सब लोगों को? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है? आर बाय एन का रेशो होता है। डायमेंशन निकाल लोगे। अच्छा बताओ तरीका क्या था, तरीका क्या है? तरीका तरीका देखो ये होगा, मैं तो तरीका बताता हूं। एक देखो ई की पावर है, ई की पावर समथिंग माइनस अल्फा जेड के थीटा। अच्छा अच्छा, ओके, पीवी इक्वल टू के आर टी। हाँ सही है, आर बाय एन का रेशो है ये, ठीक है। आर बाय एन का रेशो है, गैस कांस्टेंट बाय एवोगैड्रो नंबर का रेशो है, तो वहां से आप डायमेंशन निकाल सकते हो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की। मैं तरीका बताता हूं, तरीका क्या होगा इसमें। ये ई की पावर है, ठीक है। अब ई की पावर क्या होता है कि जो भी कोई ऐसी पावर होती है ना वो डायमेंशन लेस होती है, ठीक है। ये डायमेंशन लेस, ये हमने पढ़ा लिखा शायद क्लास में ना। और सिमिलरली जब साइन की कुछ ऐसे आएगा, मान लो साइन थीटा कॉस थीटा समथिंग, कुछ भी इसके अंदर आ गया, मान लो के एक्स माइनस समथिंग आ गया, तो ये भी क्या हुआ, मान लो ऐसा कुछ आ गया, तो ये भी डायमेंशन लेस होगा आपका, डायमेंशन लेस, क्योंकि ये एंगल होगा और एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती। अभी लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि एंगल की कोई भी डायमेंशन नहीं होती, ठीक है। तो ऐसे ही एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती, तो ये डायमेंशन लेस, ये डायमेंशन लेस, ऐसी जो ए की पावर आएंगी वो भी आपकी क्या होंगी, डायमेंशन लेस होंगी, डायमेंशन लेस होगी। यानी कि अल्फा बाय जेड और के थीटा जो होगा वो डायमेंशन लेस होगा, डायमेंशन लेस। तो यहां से आपका जो अल्फा होगा वो आ जाएगा, के थीटा चला जाएगा ऊपर, जेड चला जाएगा नीचे, और ये डायमेंशन लेस है।
तो मल्टीप्लाई कुछ नहीं आएगा। अगर आप डायमेंशन निकालोगे इसकी तो इसकी डायमेंशन के बराबर आ जाएगा जो इनकी डायमेंशन आएगी। ठीक है, इससे आपकी किसकी डायमेंशन आ गई? अल्फा की। किसकी आ गई? अल्फा की। ठीक है, दो क्वेश्चन में दोबारा जा रहा हूं। क्वेश्चन में चाहिए क्या था? क्वेश्चन में रिलेशन दे रखा था कि P इक्वल टू अल्फा बाय बीटा ई की पावर इतना है, ये रिलेशन था। अब पूछा क्या था कि बीटा की डायमेंशन बताओ कितनी होगी, बीटा की डायमेंशन। अब देखो मेरे को पता है कि ई की पावर जो भी आएगा वो डायमेंशन लेस आएगा, ई की पावर जो भी आएगा वो डायमेंशन लेस आएगा। ठीक है, ई की पावर जो भी होगी वो डायमेंशन लेस होगी और इसको सॉल्व करके भी डायमेंशन लेस आएगा। तो जो पी की डायमेंशन होगी वो डायमेंशन किसकी होगी? अल्फा बाय बीटा की होगी, अल्फा बाय बीटा की होगी। तो बीटा की डायमेंशन क्या होगी? अल्फा की डायमेंशन डिवाइड बाय पी की डायमेंशन। ठीक है, बीटा की डायमेंशन होगी क्या हो जाएगी? अल्फा की डायमेंशन डिवाइड बाय पी डायमेंशन। अब मुझे किसकी चाहिए? पी की तो मुझे पता है डायमेंशन क्या होती है, मुझे अल्फा की चाहिए थी। तो अल्फा की निकालने के लिए मैंने क्या किया? अल्फा की निकालने के लिए मैंने ये किया, मुझे पता था ये डायमेंशन लेस होगा इसके ऊपर जो क्वांटिटी होगी, तो मैंने इसको इक्वेट किया और यहां से मैंने अल्फा की डायमेंशन निकाल दी। अल्फा की जो भी डायमेंशन आएगी उसे मैं ले जाके यहां पे पुट कर दूंगा, यहां पे पुट कर दूंगा, तो मेरी बीटा की डायमेंशन आ जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर। यस, पावर आर डायमेंशन लेस। तो आई होप दिस इज क्लियर। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 kT। यस, ये भी लगा सकते हैं। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की डायमेंशन को आप निकालोगे क्योंकि आपको एनर्जी की डायमेंशन पता है, तो जो के इक्वल टू 3/2 kT लिख रहे हैं, है ना, तो वो भी लगा सकते हैं, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो वहां से भी आप बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की डायमेंशन निकाल लोगे और इसको यहां पुट कर दोगे। तो आई होप ये कर सकते हैं सब बच्चे। मैंने आपको तरीका बता दिया क्या करना है। इसमें मुझे नई बात सीखी है, तरीका मैंने आपको बता दिया क्या करना है। पहले में अल्फा की निकालनी पड़ेगी और फिर उससे बीटा की निकलेगी, क्योंकि पी और अल्फा और बीटा का रेशो बराबर है। ठीक है, नई बात हमने ये सीखी है इसमें कि ई की जो भी पावर होती है, तो पावर के अंदर जो भी चीज होती है वो डायमेंशन लेस होती है, और साइन कॉस के अंदर भी जो भी होती है वो डायमेंशन लेस होती है। ठीक है, अंदर जो क्वांटिटी है इसके, जो भी है इसके, ये जिससे यहाँ पे अंदर ये है। ठीक है, और जब आप ई को सॉल्व करोगे तो ये भी डायमेंशन लेस आएगा पूरा। मैंने यहाँ ब्रैकेट में भी डायमेंशन लेस लगाया, ये भी डायमेंशन लेस होगा पूरा, है ना, यानी ये भी डायमेंशन लेस है इतना, और जब ई को सॉल्व करोगे तब भी डायमेंशन लेस आएगा। तो ये आपको याद रखना है। चाहो तो आप लिख लो अपने उसमें नोट्स में, ई की पावर जो भी पावर आती है वो डायमेंशन लेस होती है, और पावर के अंदर जो भी होता है, और ई की पावर जो सॉल्व करोगे वो भी डायमेंशन, ई की पावर जो भी आएगा वो भी डायमेंशन लेस होगा। ठीक है, तो ये मैंने जानबूझ के डाला था आपको क्योंकि ये चीज हमने क्लास में पढ़ी नहीं थी, तो मैं चाहता था कि आप लोग इसको भी जान लो। तो आई हैव केप्ट इन द टेस्ट। मैं ऐसे ही पुट करूंगा, अभी आगे भी देखना आप। हम लोग ट्राई करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन पुट कर दें जो क्लास में डिस्कस ना हुए हो, ताकि टेस्ट में डिस्कस हो जाए। ठीक है, तो उससे निकाल लोगे आप लोग, है ना। मैं फटाफट से अब अगले क्वेश्चन 16 पे मूव कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 16 पे मूव कर रहा हूं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 16, ये किसने पूछा भाई? प्रेशर की डायमेंशन पूछ ली। 16 किसका डाउट है? प्रेशर की डायमेंशन, प्रेशर की डायमेंशन। फरीन को क्लियर नहीं हो? फरीन कह रही है अल्फा की डायमेंशन कैसे आएगी? अल्फा की डायमेंशन कैसे आएगी? अल्फा, अल्फा की डायमेंशन कैसे आएगी? यहां से आएगी ना। आपने इसको डायमेंशन लेस लिखा, इस क्वांटिटी को, इस क्वांटिटी को, तो जो अल्फा की डायमेंशन होगी वो कितनी हो जाएगी? के थीटा चला जाएगा ऊपर यहां पे, तो के थीटा ऊपर चला गया, जेड डाउन चला गया, जेड जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस की से ओवरनेट करें। मुझे अपने नेटवर्क पर विश्वास नहीं है। इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ। आ गया, अब हरीश कह रहे हैं आ गया। बाकी लोगों को आया नहीं आया? अभी आ गया है, चल रहा आ गया है।
कहाँ से करते हैं आप लोग? तो वैसे यहाँ पे अगर रिफ्रेश करना हो तो नेट कहाँ से हो सकते हैं उधर? सर रिफ्रेश करने में इसको पहले यही पे था ना, इसीलिए इस प्लेटफॉर्म पे। इसमें तो आ रहा है, स्लाइड्स तो आ रहा है इसमें तो। लाइव आ रहा है आगे ना सर? आ तो रहा है। ठीक है, यही है। वो कनेक्शन नीचे हो गया बाकी कोई कनेक्शन। आज क्या हो रहा है बार बार? अच्छा, आज जो है ना नेट जो है मेरे को लगता है दिवाली की छुट्टी में आया नहीं वापस। अभी नेट जो है दिवाली की छुट्टी पे ही है, अभी सुस्त है थोड़ा। अब आ रही है आपको आवाज वगैरह क्लियर आ रही है सब कुछ? आवाज वगैरह क्लियर है सब कुछ? प्रशांत क्लियर ना हो? हिमांशु ओके। तो ये सबको क्लियर हो गया। हमने अल्फा की डायमेंशन निकालने के लिए बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की डायमेंशन निकाल ली इस फॉर्मूले को यूज करके। इस फॉर्मूले को यूज करके हमने के की डायमेंशन निकाल ली, उसको यहां पुट कर लिया, तो हमारी आ गई अल्फा की डायमेंशन, ये आ गई। उसको फिर हमने उठा के यहां पुट कर दिया, तो किसकी आ गई? बीटा की डायमेंशन। किसकी डायमेंशन आ गई? फिर बीटा की डायमेंशन आ गई। ठीक है, आई थिंक दिस इज क्लियर टू अस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्लियर है। तो ये इसमें आपने नई चीजें जो सीखी हैं वो याद रखना, जो आपने नई चीजें सीखी हैं वो याद रखिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। कुछ क्वेश्चन में नई नई चीजें आएंगी, मैंने जानबूझ के डाली हुई है आपको। मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है कुछ भी छोड़ो ना, कुछ मैं यहां डाल दूंगा, कुछ मैं डीपीपी में होंगी, कुछ जो है टेस्ट में आ जाएंगी, चलता रहेगा ये सिलसिला। क्वेश्चन नंबर 16, डायमेंशन फॉर्मूला फॉर द प्रेशर। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है मेरे ख्याल से, प्रेशर की डायमेंशन की तो जरूरत है ही नहीं मेरे ख्याल से। कौन पूछ रहा था? 16 तो देख लेना। प्रेशर का डायमेंशन फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो वहां से प्रेशर का डायमेंशन आ जाएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 17 देख रहा हूं। वंडरवॉल इक्वेशन में ए और बी की डायमेंशन क्या होंगी? वंडरवॉल गैस इक्वेशन फॉर रियल गैस, ए एन स्क्वायर वी स्क्वायर, ए एन स्क्वायर वी स्क्वायर वी माइनस एन बी इक्वल टू आर टी। इसमें से बी की डायमेंशन चाहिए और ए की डायमेंशन। तो सिंपल है, इसमें आपको पता है कि सेम डायमेंशन वाली चीजें ऐड हो सकती हैं या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। तो जो डायमेंशन इस पूरे की होगी वही पी की भी होगी, क्योंकि ये ऐड किया आपने इन दोनों को, तो यहां से आपकी ए की डायमेंशन आ जाएगी। क्या आ जाएगी ए की डायमेंशन? ए आपका हो जाएगा पी वी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये डायमेंशन वाइज लिख रहा हूं मैं, ठीक है, इक्वल नहीं है लेकिन डायमेंशनली इक्वल है। ए का जो डायमेंशन है वो हो जाएगा पी इंटू वी स्क्वायर, चला जाएगा मल्टीप्लाई में, अपॉन में एन स्क्वायर। तो पी का डायमेंशन और वी स्क्वायर का डायमेंशन। ठीक, अब एन स्क्वायर तो नंबर ऑफ मोल है, नंबर ऑफ मोल तो डायमेंशन लेस होता है। प्रेशर आपका होता है एम एल -1 टी -2 हो जाएगा। वॉल्यूम की हो जाएगी एल क्यूब, तो यहां से ए की डायमेंशन आ जाएगी एम एल स्क्वायर मेरे ख्याल से, और टी -2। ये तो ए की डायमेंशन आ गई। और बी की तो बहुत आसान है, इन दोनों को आपने माइनस किया है तो डायमेंशन सेम होगी, तो जो डायमेंशन बी की होगी वही एन बी की होगी। अब एन तो जो डायमेंशन लेस है, ये ऐसे आ जाएगा ना, एन तो जो है डायमेंशन लेस है, इसकी तो डायमेंशन कोई आएगी नहीं, तो बी की जो डायमेंशन होगी किसके बराबर होगी? जो बी की होगी, यानी कि एल क्यूब। तो मेरा जो आंसर बनेगा, ए की डायमेंशन बनेगी एम एल स्क्वायर टी -2 और बी की बनेगी एल क्यूब, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा बन गया
एम एल स्क्वायर टी माइनस टू और एल क्यू मेरा बन रहा है सी बन रहा है। अच्छा मैंने यहां पे एक गड़बड़ी करी है, वी का स्क्वायर नहीं किया, ठीक है, क्योंकि वी का स्क्वायर था यहां पे। तो एल क्यूब तो वी की डायमेंशन हो गई, इसका स्क्वायर करूंगा तो ये एल की पावर 3 और आ जाएगी, यानी 5 हो जाएगी एल की पावर। तो ये हो गई एल की पावर 6 माइनस 1 यानी 5, टी की पावर माइनस 2 एम। ये तो बनी ए की और ये बनी बी की। तो यानी आपका ऑप्शन बन गया ये बी। तो बी शुड बी द आंसर। करेक्ट। क्लास में करवाया था, क्लास में भी करवाया हुआ ये सबसे। जब नीट का पेपर होगा ना बच्चों को याद आता है तब कि सर ने बताया था, ये करवाया था। अब जो चीज आप खुद से करोगे वो आपको याद रहेगी, ठीक है, टीचर के बताने से नहीं होगा। जो आप खुद से कर लोगे, ये क्लास में अटेंटिव होकर सुनोगे तो भी याद रहेगा थोड़ा बहुत, लेकिन जब खुद करोगे टेस्ट में, डीपीपी में, तो ज्यादा याद रहेगा, दिमाग में घुसा रहेगा वो, ठीक है। तो खुद करना बहुत जरूरी है, चाहे आपने यहां कर लिया टेस्ट में, चाहे आपने डीपीपी में कर लिया, तो दिमाग में रहेगा। तो ये हम कर चुके हैं क्लास में ऑलरेडी। 17 के बाद 23, 17 के बाद 20 है पहले। मुझे लग रहा है काफी टाइम लग जाएगा इसमें, लेकिन कोई बात नहीं, ये सब भी जानना जरूरी है, कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू, डायरेक्ट क्वेश्चन है भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट धरती से सूरज के बीच की दूरी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है, क्लास में पढ़ाया था। अगर याद नहीं था तब भी आप कर सकते थे कि उसको आने में जो टाइम लगता है वो कितना लगता है, हमने कुछ पढ़ा ना, 5 मिनट 20 सेकंड के करीब कुछ लगता है ऐसा कुछ। तो उससे आप लाइट की स्पीड को मल्टीप्लाई कर दोगे तो उससे आपका आ जाएगा एयू, ठीक है। क्लास में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, दोबारा डिस्कस नहीं कर रहा मैं, दोबारा डिस्कस नहीं कर रहा। किसका डाउट था वैसे, क्लियर तो है ये? तो डायरेक्ट है, फैक्चुअल है, ये तो फैक्चुअल है, ठीक है। 23वां क्वेश्चन देख रहे हैं अब, 23वां, चलें 23वां देखें। 23वां, हाँ ये तो डायरेक्ट है भाई, ये तो याद रखना है यार, याद रखना, नहीं तो निकाल लेना वहां पे। 23वां क्वेश्चन क्या है हमारा? 23वां क्वेश्चन बोल रहा है फिजिकल क्वांटिटी एक्स डिपेंड ऑन द क्वांटिटी, एक्स जो है वो डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऐसे है, ए वाई प्लस बी टाइम 10 सी जेड, ऐसे डिपेंड करती है क्वांटिटी। ए जो एक्स है वो ऐसे से डिपेंड करती है। ए बी सी आर कांस्टेंट, ए बी सी जो है कांस्टेंट है, कांस्टेंट, कांस्टेंट बोला, ठीक है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट नहीं बोला उसने, क्योंकि कांस्टेंट जो है वो डायमेंशन लेस भी हो सकता है और विद डायमेंशन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपने अगर कांस्टेंट बोल दिया तो ये मत समझ आना कि डायमेंशन लेस हो गया, इसकी डायमेंशन भी हो सकती है एबीसी की, बस ये बोला है कांस्टेंट है लेकिन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव द सेम डायमेंशन, किसकी डायमेंशन सेम नहीं होगी, किसकी सेम नहीं होगी? ए ऑप्शन, एक्स एंड बी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अगेन जो 10 आएगा, 10 के अंदर जो होता है वो डायमेंशन लेस होता है, और 10 को सॉल्व करोगे जब पूरा तो ये भी क्या आएगा, डायमेंशन लेस, तो ये भी डायमेंशन लेस है। अभी मैंने बताया था 10 साइन कॉस कॉट पूरा डायमेंशन लेस आता है, और इसके अंदर जो होता है एंगल ये भी डायमेंशन लेस होता है, ये एंगल है क्योंकि, ठीक है, ये डायमेंशन लेस है। तो एक्स एंड बी की डायमेंशन सेम होगी, क्योंकि एक्स की जो डायमेंशन होगी वो इस पूरे की होगी, और इस पूरे में से इसकी डायमेंशन तो है ही नहीं 10 वाले की, तो केवल बी की डायमेंशन है, तो एक्स की और बी की डायमेंशन विल बी इक्वल। तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं था। सी एंड जेड की पावर -1 इनकी डायमेंशन, इनकी डायमेंशन, अब देखो सी जेड जो है डायमेंशन लेस है, हमने देखा भी सी जेड जो है डायमेंशन लेस है, तो सी जेड डायमेंशन लेस कब होगा? जब जेड की डायमेंशन, जेड जो है 1/c हो जाए, है ना, तो डायमेंशन लेस हो जाएगा। अगर मैं ऐसे लिखूं यहाँ पे डायमेंशन लेस, मान लो लिखूं m0 l0 t0, ये ऐसे होगा, तो c क्या हो जाएगा हमारा, m0 l0 t0 अपॉन में जेड की पावर -1, डायमेंशन वाइज अगर मैं देखूं तो ये तो डायमेंशन लेस है, तो c की डायमेंशन किसके बराबर हो जाएगी,
सॉरी जेड की पावर +1 होगा, है ना, -1 नहीं, अपॉन में गया तो +1, ऊपर जाके -1 हो जाएगा। तो सी की डायमेंशन किसके बराबर हो जाएगी, जेड की पावर -1 के। तो इनकी भी डायमेंशन सेम होगी। ठीक है। थर्ड बोलता है ये वाई एन बी बाई ए, सी ये कहता है वाई एन बी बाई ए, वाई एन बी बाई ए। तो भाई वाई एन बी बाई ए, तो जो डायमेंशन एक्स, देखो वाई और बी बाई ए बोल रहे हैं, तो जो डायमेंशन एक्स की है वही ए इंटू वाई की है और वही बी की है। ठीक है। इन तीनों की डायमेंशन क्या है, सेम है। जो एक्स की है वही ए वाई की है, क्योंकि आपने ए वाई लिखा है, और प्लस बी है तो उसकी भी सेम होगी, क्योंकि 10 की डायमेंशन है नहीं, तो जो बी बचा उसकी डायमेंशन ए वाई के बराबर होगी एक्स की। तो यानी वाई की डायमेंशन किसके बराबर हो जाएगी, वाई की डायमेंशन यहां से हो जाएगी बी बाय ए के डायमेंशन के बराबर। तो ये भी सही है, सी इज ऑल्सो करेक्ट। आंसर तो डी बचा बस, अब डी गलत होगा। डी क्या है हमारा, एक्स एंड ए, एक्स एंड ए की डायमेंशन सेम। एक्स एंड ए की सेम नहीं होगी, क्योंकि एक्स की जो डायमेंशन है वो ए इंटू वाई के बराबर है, तो एक्स और ए की सेम नहीं होगी। ठीक है, सेम नहीं होगी, तो आंसर इज डी। ओके, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 23। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, तो क्लियर है मेरे ख्याल से। तो इसमें हमने फिर वही सीखा कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कैसे लगाते हैं, और 10 का जो होता है 10 डायमेंशन लेस होता है, 10 के अंदर जो एंगल होता है वो भी डायमेंशन लेस होता है। हमने ये चीजें सीखी यहां पे। आगे मूव कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर क्या था हमारा 23 के बाद, एक आधा क्वेश्चन और करते हैं, फिर ब्रेक ले लेते हैं, फिर जो है ब्रेक ले लेते हैं। 24, 23 और 24 देख लेते हैं पहले, 23 देख लेते हैं पहले, फिर एक ब्रेक ले लेते हैं। 23 तो हो गया, 24 देख लेते हैं अब। 24 क्या है, सिस्टम ऑफ यूनिट फोर्स एक्सेलरेशन टाइम आर टेकन फंडामेंटल यूनिट डेंस एंड फॉर्मूला ऑफ द एनर्जी। फिर दोबारा वही है, इस बार एनर्जी को हमने करा है किसके टर्म में, फोर्स एक्सेलरेशन एंड टाइम। फोर्स एक्सेलरेशन और टाइम को एनर्जी के टर्म में, तो वही करेंगे, इसकी पावर ए, इसकी पावर बी और इसकी पावर सी, ये हमें निकालना है ए बी सी। तो ये कह रहा है कि फोर्स जो है कितना होगा, सॉरी एनर्जी जो है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, तो उसकी डायमेंशन अगर मैं लिखूंगा तो क्या हो जाएगी, एम एल टी -2 हो जाएगी डायमेंशन, इसकी पावर ए। एक्सेलरेशन की डायमेंशन एल टी -2 होती है, इसकी पावर बी। टाइम तो टाइम होता है, इसकी पावर सी। एनर्जी की डायमेंशन यहां से लिख दूंगा मैं, एम एल स्क्वायर टी -2। इसको मैं इक्वेट कर लूंगा अब, तो 1 एम की पावर 1 है यहाँ पे है ए प्लस 0, आगे तो कोई पावर है नहीं यहाँ पे, एक्सेलरेशन में है नहीं और टाइम में है नहीं। एम की पावर तो ए आ गई, तो ये बराबर हो गया a इक्वल टू 1। अब l को इक्वेट करता हूं, यहां l की पावर कितनी है 2, यहां पे कितनी है a, और यहां पे है b, बस इतनी है। a हमारा 1 है, a को मैं 1 पुट करूंगा तो b कितना हो जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1, b भी 1 आ गया, a भी 1 आ गया। अब c यानी t, उसको चेक करता हूं -2 को, सॉरी t की पावर चेक करते हैं, तो -2 है यहाँ पे -2a है, यहाँ पे -2b है और प्लस c है। -2a यहां से आया, -2b यहां से आया और c यहां से आया। अब a की वैल्यू 1 है, b की भी 1 है, तो -2 और -2 प्लस c, ये ऐसा बन जाएगा। इनको यहां ले आऊंगा तो -2 + 4 यानी +2 हो जाएगा, तो c इक्वल टू +2 आ गया मेरा। b मेरा 1 है, a मेरा 1 है, तो ये पावर जो बन रही है मेरी यहाँ पे 1 आ रही है, ये 1 आ रही है और ये 2 आ रही है। तो 1, 1 और 2 यानी FAT², यानी कि आंसर मेरा आना चाहिए बी, तो बी शुड बी द राइट आंसर, और आई थिंक दिस इज द राइट आंसर गिवन। ठीक है, तो ये क्लियर है मेरे ख्याल से। पहले भी क्वेश्चन आया था ये, है ना, वहां पे हमारा थोड़ा कुछ गलत था, सरफेस टेंशन वाला वो हो नहीं पाया था, उसमें कुछ गड़बड़ रही होगी। इस क्वेश्चन को देख लो, हमने जैसे किया है ऐसे ही करना है आपको। ठीक है, ठीक है। 25 में
25वां क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, बस इसका हिंट दे देता हूं, कर चुके हैं ऑलरेडी, अभी किया थोड़ी देर पहले ही। 25वां क्वेश्चन है, फिर दोबारा देखो वही आ गया, y इक्वल टू, ये 25वां क्वेश्चन है, a साइन 80 माइनस बी एक्स प्लस सी, ये है दे रखा। तो ये कह रहा है कि ए बी सी आर कॉन्स्टेंट, द डायमेंशन ऑफ ए स्मॉल ए मल्टीप्लाई बाय कैपिटल बी मल्टीप्लाई बाय सी बाय इसकी डायमेंशन किसके बराबर होगी, इसकी जो डायमेंशन होगी वो किसकी डायमेंशन के बराबर होगी। ऑप्शन है मास, लेंथ, टाइम और नन ऑफ दीज। सिंपल है यार, जो डायमेंशन इसकी होगी वही इसकी होगी, ठीक है, जो इसकी होगी वही ए की होगी। तो यहां पे क्या होता है, ये चीज क्या है एक्चुअली, y जो है एम्पलीट्यूड वो होता है आपका, मैग्नीट्यूड होता है उसका, कितना मूव कर रहा है, नॉट मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका मीन पोजीशन से। तो y जो है वो एक तरह का डिस्टेंस है, तो a की डायमेंशन जो होगी वो डिस्टेंस के बराबर होगी, यानी l होगी डायमेंशन। तो a की तो l आ गई। अब यहां पे क्या है, ये क्वांटिटी आपने ऐड की हुई है सारी, और ये ऐड की है, bx प्लस c है और 80 माइनस bx है ना। तो अब आपको पता है साइन के अंदर जो भी चीज होती है डायमेंशन लेस होती है, मैंने अभी पढ़ा ना, साइन के अंदर जो भी होता है वो रेडियन में होता है, एंगल होता है मतलब वो, तो डायमेंशन लेस होगा। तो 80 डायमेंशन लेस है, तो जो a की डायमेंशन होगी वो क्या होगी, 80 डायमेंशन लेस, a की डायमेंशन क्या हो जाएगी, डायमेंशन लेस है m0 l0 t0 0 0 0 है, तो t की डायमेंशन हो जाएगी a की पावर -1 के बराबर, सॉरी a की, हमें a की चाहिए, a की हो जाएगी t की पावर -1 के बराबर। ऐसे a की आ गई, यहां पे a की डायमेंशन आ गई t की पावर -1, a की आपने ये निकाल ली, स्मॉल a की, कैपिटल a की ये आ गई। अब निकालनी है आपको b और c की। अब c तो डायमेंशन लेस है, c की तो कोई डायमेंशन आएगी नहीं, इसकी निकालने के लिए फिर क्या करोगे, bx को फिर डायमेंशन लेस करोगे, तो bx जो है डायमेंशन लेस है, तो bx जो है डायमेंशन लेस है, तो bx की जो डायमेंशन होगी 0 0 0 हो जाएगी। तो x की जो डायमेंशन होगी, सॉरी b की जो डायमेंशन होगी वो 1/x यानी x की पावर -1 के बराबर होगी। अब x क्या होता है यहाँ पे, x क्या होता है यहाँ पे, डिस्टेंस होता है, a t जो टाइम था, x डिस्टेंस होगा। तो b की जो डायमेंशन होगी वो हो जाएगी l-1, ये आपकी आ गई कैपिटल B की। तो पुट कर दो वैल्यू यहाँ पे, a की वैल्यू हो जाएगी l, b की आपने निकाली यहाँ पे -l, l की पावर -1, c की तो डायमेंशन लेस है, कोई डायमेंशन ही नहीं है, a की पावर t-1 है, तो ये हो गया l की पावर, मैं हट जाता हूं यहां से, 0 और t की पावर अपॉन में -1, ऊपर जाके हो जाएगा +1। दिस इज द आंसर, t शुड बी द आंसर टाइम। ये क्लियर है सबको, इज इट क्लियर। क्वेश्चन नंबर 25। तो ऐसा क्वेश्चन हम एक बार यस लिख दो और क्लियर है तो फिर हम ब्रेक ले रहे हैं, यस लिख दो अगर हम क्लियर है तो ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी भी कर चुके थे। इसमें बस नई चीज ये आई थी कि आपको पता होना चाहिए इक्वेशन एक्चुअली इसमें y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब हम वेव्स पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे वेव की जनरल इक्वेशन है एक, तो आपको पता होना चाहिए कि x एक डिस्टेंस है, y एक डिस्टेंस है, t एक टाइम है, तो वहां से फिर आप डायमेंशन निकाल सकते हो इनकी। और आगे तो फिर सेम है, आगे कॉन्सेप्ट तो वही है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाना है, y की डायमेंशन a के बराबर करनी है, और जो रिमेनिंग डायमेंशन है आपकी सारी वो अंदर जो साइन के अंदर डायमेंशन लेस होंगी वहां से निकालते जाएंगे। तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया है। ओके, तो लेट अस टेक अ ब्रेक ऑफ 15 मिनट्स, लगभग 15 मिनट का लेते हैं। अभी 11:10 हो रहा है मेरे पास, तो हम लोग 11:25 पे, कितने बजे तक है आई थिंक कितने मिनट का ब्रेक दिखा रहा है टाइम टेबल में, देखे तो टाइम टेबल वाज शोइंग द ब्रेक ऑफ 15 मिनट, तो 15 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं। तो 11:10 हो रहा है, अभी 11:25 पे हम लोग दोबारा मिलते हैं, और 25 का क्वेश्चन हम कर चुके हैं अब, तो 11:25 पे फिर हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 तक कर चुके हैं ना, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं 26 से, ठीक है, 26 से स्टार्ट करना है फटाफट से, 26, 28, 39, 40, 42 ये सब करने हैं और फिर आगे मूव करते हैं, ठीक है। तो एवरीवन ब्रेक ले लो और फिर दूसरे लिंक के थ्रू इसमें आ जाना, राइट। ओके, 20 मिनट का ब्रेक, चलो 20 का ले लो, चलो थक गए सब लोग तो 20 का ले लो, नो इशू, 20 का ले लो।